कहानी की शुरुआत में हम एक जेल को देखते हैं जिसका नाम द शॉशैंक रिडेम्पशन है। ये दुनिया की सबसे सिक्योर तरीन जेल है। इस जेल में हजारों कैदी हैं, लेकिन आज तक इस जेल से कोई भी कैदी फरार नहीं हो सका क्योंकि इस जेल की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इस जेल में ऐसे कैदी भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में बिता दी, लेकिन इन्हें इस जेल से भागने का ख्याल तक नहीं आया क्योंकि इस जेल से भागने की कोशिश करने वाले कैदी की सजा सीधा मौत है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें कोर्ट में एंडी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बैंक का बैंकर है। जज उसे उसकी वाइफ और उसके लवर के मर्डर के इल्जाम में उम्र भर कैद की सजा सुनाता है, लेकिन एंडी कहता है कि मैंने ये मर्डर नहीं किए हैं। पर एंडी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, जिस वजह से कोर्ट का जज एंडी को उम्र भर कैद के लिए दुनिया की सबसे सिक्योर जेल दी शॉशैंक रिडेम्पशन भेज देता है। एंडी के साथ और भी कई सारे कैदी होते हैं और जब इन कैदियों को जेल के अंदर लाया जाता है तब जेल के अंदर मौजूद बाकी कैदी आपस में शर्त लगाते हैं कि आज रात इन नए आने वाले कैदियों में से कौन सा कैदी रोएगा, और इसके लिए ये लोग एक डिब्बी सिगरेट की शर्त लगाते हैं। ये लोग बाहर लाइन से खड़े नए आने वाले कैदियों में से एक एक कैदी को चुन लेते हैं। तब रेड नाम का एक कैदी एंडी पर दांव लगाता है क्योंकि उसे लगता है कि एंडी बहुत ही मासूम है और वो बहुत ही अमीर घर का है जिसने कभी तकलीफ नहीं झेली, इसलिए उसे लगता है कि वो आज रात सबसे पहले रोएगा। इसके बाद सभी कैदियों को लाइन से जेल के अंदर लाया जाता है और हर एक कैदी को उसके सेल में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और तब पुराने कैदी नए आने वाले कैदियों पर चिल्लाने लगते हैं ताकि उनमें से कोई डर जाए और रोने लगे, और ऐसा ही होता है। इन नए आने वाले कैदियों में से एक कैदी फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मुझे घर जाना है। तब वहाँ गार्ड आते हैं और उसे रोने से मना करते हैं, लेकिन जब वो आदमी रोना बंद नहीं करता तब गार्ड उसे सेल से बाहर निकालकर इतना पीटते हैं कि वह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रेड एंडी पर लगाया हुआ दांव हार जाता है और रेड समझ जाता है कि एंडी बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि इतना डराने के बावजूद उसने एक आवाज तक नहीं की। इसलिए अगले दिन रेड अपने साथी को सिगरेट का एक डिब्बा दे देता है क्योंकि रेड एंडी पर लगाया हुआ दांव हार चुका था। तभी हम एंडी को देखते हैं जो अकेला चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तब एंडी की मुलाकात जेल के सबसे पुराने कैदी ब्रुक्स से होती है। ब्रुक्स को यहाँ इस जेल में लगभग 50 साल पूरे होने वाले हैं। एंडी समझदारी से ब्रुक्स से इस जेल के सभी छोटे बड़े रूल्स और हर एक कैदी के बारे में जानने की कोशिश करता है। तब ब्रुक्स एंडी को जेल का हर एक सीक्रेट बता देता है और वो एंडी से कहता है कि अगर तुम्हें जेल के बाहर से कुछ मंगवाना हो तो रेड नाम के कैदी के पास जाना। ये सुनते ही एंडी भी इंतजार नहीं करता और वह सीधा रेड के पास पहुंच जाता है और रेड से कहता है कि मैंने सुना है तुम बाहर से किसी भी चीज को अंदर मंगवा सकते हो। तब रेड कहता है हाँ मैं मंगवा सकता हूँ, लेकिन ऐसी चीज जो यहाँ से भागने या फिर किसी को मारने में काम ना आती हो। एंडी रेड से कहता है कि मुझे हैमर यानी एक हथौड़ा चाहिए। हथौड़े का नाम सुनते ही रेड कहता है कि तुम्हें हथौड़ा ही क्यों चाहिए, क्या तुम हथौड़े से किसी को मारने वाले तो नहीं हो? तब एंडी कहता है नहीं, मैं किसी को मारने वाला नहीं हूँ, मेरा यहाँ कोई भी दुश्मन नहीं है। ये सुनकर रेड कहता है कि तुम्हारा यहाँ दुश्मन तो नहीं है, लेकिन जल्द ही कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बनने वाले हैं। वो कुछ लोगों की तरफ इशारा करके एंडी को वार्न करता है कि इन लोगों की गंदी नजर तुम पर है, इसलिए इनसे बच कर रहना। अगले दिन एंडी के कहने पर रेड उसके लिए हैमर मंगवा देता है और जब वो हथौड़ा देखता है तो रेड हंसने लगता है क्योंकि हथौड़ा साइज में बहुत ही छोटा होता है और रेड मन ही मन सोचता है कि इस हथौड़े से जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। इसके बाद रेड ब्रुक्स के जरिए एंडी के सेल तक हथौड़ा पहुंचा देता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन जब एंडी लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तब वो 3 लोग जिनकी एंडी पर गंदी नजर होती है वो एंडी को पकड़ लेते हैं। एंडी उनसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है पर 3 लोगों को वह अकेले कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये तीनों पहले एंडी को खूब पीटते हैं और फिर एंडी के साथ गलत करते हैं। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। ये लोग हमेशा एंडी को पकड़ते और फिर उसे मारकर उसके साथ गलत करते रहते। इस तरह से 2 साल बीत जाते हैं और एक अनाउंस होता है कि छत की मरम्मत के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। यहाँ कैदियों की एक टीम छत के काम के लिए तैयार हो जाती है जिसमें रेड और एंडी भी शामिल होते हैं। ये लोग सब अपने काम पर लग जाते हैं और छत पर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गार्ड की होती है जिसका नाम हैडली है। हैडली बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है जो जरा सी गलती पर कैदियों को बहुत बुरी तरह पीटता है। जब सभी कैदी छत पर काम कर रहे होते हैं तब हैडली थोड़ा परेशान होता है और अपने साथियों से कहता है कि मेरे भाई की हाल ही में मौत हुई है जिसके अकाउंट में $30,000 पड़े हैं। अब मेरे भाई का मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए उसके पैसे पर मेरा हक बनता है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जब मैं इन
$30,000 को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तब सरकार मुझसे टैक्स के रूप में सारे पैसे ले लेगी। हैडली जब अपने साथियों से यह बातें कर रहा था तब एंडी भी इसकी सारी बातें सुन लेता है। एंडी जो कि एक बहुत बड़ा बैंकर है, उसे पता था कि इन पैसों को बिना गवर्नमेंट को टैक्स दिए कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद एंडी बिना सोचे हैडली के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम अपनी बीवी पर भरोसा करते हो? ये बात सुनते ही हैडली को गुस्सा आ जाता है और वह एंडी को पकड़कर छत के किनारे ले जाता है, लेकिन उसे नीचे फेंकने से पहले एंडी उसे बताता है, अगर तुम अपनी बीवी पर भरोसा करते हो कि वह तुम्हें धोखा नहीं देगी तो तुम आसानी से अपने भाई के पैसे अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, वह भी बिना टैक्स दिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल है कि कोई भी इंसान अपनी पत्नी को पूरे जीवन में $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और इन पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगता। और एंडी यह भी कहता है कि अगर तुम बाहर से किसी लॉयर को रखोगे तो वह तुमसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करेगा, लेकिन मैं ये काम तुम्हारे लिए फ्री में कर सकता हूँ। तब हैडली पूछता है, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? इस पर एंडी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब तुम्हारा काम हो जाए तुम बस मेरे सारे दोस्तों को बियर पिला देना। और अगले दिन सभी कैदी छत पर बैठकर बियर का मजा ले रहे होते हैं, यानी एंडी ने हैडली का काम कर दिया था। लेकिन एंडी बियर नहीं पीता, वह एक कोने में बैठकर सभी को बियर पीते देखकर खुश होता है। एंडी के साथी भी उससे बहुत खुश होते हैं क्योंकि जेल में बियर पीना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन एंडी की वजह से उनकी यह इच्छा पूरी हुई। फिर समय ऐसे ही बीतता है और एंडी और रेड की दोस्ती गहरी हो जाती है। कुछ दिन बाद जेल में सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है और सभी लोग रीटा हेवर्थ की फिल्म देख रहे होते हैं। तब एंडी रेड के पास आकर कहता है, मुझे रीटा हेवर्थ का एक बड़ा पोस्टर चाहिए। एंडी रेड से इसलिए पोस्टर मांगता है क्योंकि पूरे जेल में एक रेड ही था जो बाहर से किसी भी चीज को मंगवा सकता था। इसके बाद एंडी बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है वहाँ वही 3 लोग खड़े होते हैं जो एंडी के साथ गलत करते थे। वह एंडी से कहते हैं, चलो हमारे साथ, लेकिन इस बार एंडी मना कर देता है। एंडी के मना करने पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंडी भी उनका मुकाबला करता है, पर वो लोग 3 होते हैं, जिस वजह से वो एंडी को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। पर आज ये लोग एंडी के साथ कुछ कर नहीं पाते, लेकिन एंडी को ये लोग इतना मारते हैं कि एंडी 1 महीने के लिए अस्पताल में चला जाता है और साथ ही वो आदमी जिसने एंडी को मारा होता है उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वो वापस अपने सेल में आता है तो वहां पर वही ऑफिसर होता है जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था, और इस ऑफिसर को किसी ने बता दिया था कि एंडी को इस आदमी ने इतना मारा है कि वो बेचारा 1 महीने के लिए अस्पताल में चला गया है। अब यहाँ वो ऑफिसर उस आदमी को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता है। 1 महीने बाद जब अस्पताल से एंडी वापस अपने सेल में आता है तब उसे अपने सेल में रीटा हेवर्थ का एक बड़ा पोस्टर मिलता है जो कि असल में एक वेलकम गिफ्ट होता है रेड की तरफ से। इस तरह से दिन गुजरते हैं और एक दिन जेल का वार्डन सिक्योरिटी गार्ड के साथ एंडी के सेल में आता है और उसके सेल की तलाशी करवाता है। सेल की चेकिंग लेने के बाद जब वार्डन को कुछ नहीं मिलता तब वार्डन की नजर सामने लगे पोस्टर पर पड़ती है। वार्डन कहता है कि वैसे तो मैं सेल में पोस्टर अलाउ नहीं करता, पर तुम इसे अपने सेल में लगा सकते हो। दरअसल तलाशी तो एक बहाना होता है। वार्डन को इस ऑफिसर ने बताया था कि किस तरह से एंडी ने उसका $30,000 का टैक्स बचाया, इसीलिए वार्डन अपने फायदे के लिए एंडी से मिलना चाहता था। एंडी के हाथ में बाइबल होती है जिसे वह ले लेता है और बाइबल को लेकर वह यहाँ से निकल जाता है, पर कुछ ही दूर जाने के बाद वह वापस लौट कर आता है और उसके हाथ में जो एंडी की बाइबल होती है वह उसे लौटाते हुए कहता है कि मुक्ति इसी में है। अगले दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट आदमी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहना चाहिए, इसलिए वार्डन एंडी को लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। लाइब्रेरी में वही बुक्स नाम का बूढ़ा आदमी होता है जो कई सालों से लाइब्रेरी संभाल रहा है। तभी वो ऑफिसर जिसके लिए एंडी ने $30,000 बचाए थे वह एक दूसरे ऑफिसर को एंडी के पास लेकर आता है। असल में उसे ITAR का मसला था जिसे कुछ ही मिनटों में एंडी भर देता है, जिस वजह से पूरे जेल में एंडी के चर्चे होने लगते हैं। जैसे जैसे साल बीतते हैं एंडी के पास काम बढ़ता चला जाता है, जिस वजह से एंडी को अपने पास एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और वो अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को बनाता है। एक दिन लाइब्रेरी में ब्रुक्स एक कैदी के गले पर चाकू रख देता है और वो उसे बिना वजह मारने की धमकी देता है। असल में सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी है, पर वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। आज उसे इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके हैं। उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल में बीत गई है और वो बिल्कुल भूल चुका है कि बाहर की दुनिया कैसी है। ये जेल की दुनिया ही उसकी असली दुनिया है और उसे लगता है कि अगर उसने किसी का खून कर दिया तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और उसे इसी जेल में रखा जाएगा। एंडी के समझाने पर ब्रुक्स उस आदमी को जिसकी गर्दन पर उसने चाकू रखा था छोड़ देता है। अब न चाहते हुए भी ब्रुक्स जब जेल से छूटने के बाद बाहर आता है तो उसे बाहर की दुनिया बहुत अजीब लगती है। 50 सालों में बाहर की दुनिया की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। जहाँ सड़क पर पहले एक गाड़ी दिखती थी, अब सड़कों पर गाड़ियों
की भीड़ है। कुछ दिन बाद वो एक सुपरमार्केट में काम करने लगता है, लेकिन उसका बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसे बार बार जेल की याद आती है और वो जेल में वापस आना चाहता है। इसीलिए वो कभी कभी सोचता है कि वो कोई क्राइम करे ताकि वह फिर से इस जेल में जा सके। लेकिन ब्रुक्स इस उम्र में कोई भी क्राइम नहीं करना चाहता था और इस भीड़ भाड़ वाली तेज रफ्तार वाली जिंदगी में ब्रुक्स सरवाइव नहीं कर पाता और अपनी जान दे देता है। मरने से पहले वो जेल में अपने साथियों के नाम एक खत लिखता है, जिसे पढ़ते हुए सभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं हमें जेल दिखाई जाती है, जहां पर वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम में जेल की कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और कैदी भी इस काम के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वह सब भी बाहर की हवा खाना चाहते थे। और इस तरह से वार्डन इन कैदियों से काम लेता है। पर इस प्रोजेक्ट के जरिए वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, क्योंकि जेल के कैदियों की लेबर बहुत सस्ती होती है और जो बाहर की लोकल कंस्ट्रक्शन लेबर की टीम होती है उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलता, क्योंकि वार्डन उनका काम आधी कीमत पर अपने कैदियों से करवाता है। और वार्डन आधी कीमत पर काम इसलिए करता है क्योंकि कैदी कोई लेबर तो थे नहीं जिनको वार्डन दिहाड़ी दे पाता। इसलिए वार्डन फ्री में कैदियों से काम करवाकर बहुत सारा पैसा कमाने लगता है और उसका यह पैसा ब्लैक का होता है। लेकिन एंडी एक बैंकर होने की वजह से वार्डन का सारा ब्लैक मनी व्हाइट में बदल देता है। दरअसल एंडी इन पैसों को एक ऐसे आदमी के नाम पर जमा करता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, और वह उसके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है ताकि अगर कल को पुलिस को पता भी चल जाए तो पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही होगी जो इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब यहाँ जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी है। टॉमी बहुत यंग होता है और वह इस छोटी सी उम्र में कई सारी जेलों में जा चुका है। टॉमी एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर का था, इसलिए उसकी जल्द ही जेल में बहुत से कैदियों से दोस्ती हो जाती है। एक दिन खाने की टेबल पर टॉमी सबसे कहता है कि मैं पिछले कई सालों से चोरी कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ की कई सारी जेलों में जा चुका हूँ और इस बार भी मैं चोरी की वजह से इस जेल में आया हूँ। टॉमी की बात सुनते हुए एंडी उसे कहता है कि अगर तुम चोरी करने के बाद बार बार पकड़े जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि यह काम तुम पर सूट नहीं करता, इसलिए तुम्हें चोरी करना छोड़ देना चाहिए। टॉमी को एंडी की यह बात बिल्कुल ठीक लगती है, इसलिए टॉमी रेड से एंडी के बारे में जानकारी लेने लगता है। टॉमी रेड से कहता है कि एंडी बहुत ही इंटेलिजेंट और डिसेंट इंसान है, उसे जेल क्यों हुई है। रेड उसे बताता है कि एंडी एक बहुत बड़ा बैंकर था, लेकिन उसने अपनी वाइफ और उसके लवर का कत्ल किया, जिस वजह से उसे उम्र भर कैद हुई। यह सुनकर टॉमी सोच में पड़ जाता है, जैसे उसे कुछ याद आया हो। उसके बाद वह एंडी को बुला लेता है। अब टॉमी के सामने एंडी और रेड होते हैं। टॉमी इन दोनों को बताता है कि 4 साल पहले मैं एक जेल में गया था, जहां पर मुझे एक कैदी मिला और उस कैदी ने मुझे बताया कि एक रात वह एक घर में चोरी करने गया। चोरी के दौरान उस घर का मालिक जाग गया। अब पकड़े जाने के डर से उसने उस घर के मालिक और उसकी पत्नी को मार डाला। बाद में उसे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे बल्कि लवर थे और वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी। कुछ समय बाद जब मैंने अखबार में न्यूज पढ़ी तो मुझे पता चला कि पुलिस ने जब इन 2 मर्डर्स के बारे में जांच की तो पुलिस को शक हुआ कि इन दोनों को बैंकर ने मारा है। इसलिए बैंकर को उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर के हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह था। ये सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है और उससे ये सारी बातें बताता है, पर वार्डन जानबूझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि एंडी वह इंसान है जो उसके काले पैसों को व्हाइट में बदलता है और वार्डन के सारे राज जानता है। इसलिए अगर एंडी यहाँ से चला गया तो वार्डन न तो और पैसे कमा पाएगा और शायद उसके ब्लैक पैसों का राज भी खुल जाएगा। इसलिए वह एंडी से कहता है कि यह एक झूठी कहानी है, मुझे ऐसी कहानियां रोज सुनने को मिलती हैं। एंडी वार्डन से वादा करता है कि अगर मैं आजाद भी हो गया तो मैं तुम्हारा राज ही रखूंगा, लेकिन वार्डन एंडी की कोई भी बात नहीं सुनता। यह देखकर एंडी को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इस आदमी की इतनी मदद की, लेकिन आज बेगुनाह होने के बावजूद भी मुझे यह बाहर नहीं जाने दे रहा। इसलिए एंडी वार्डन पर चिल्ला पड़ता है। तब वार्डन एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और उसके बाद वह सीधे टॉमी के पास जाता है और वार्डन टॉमी से पूछता है कि क्या तुमने जो बातें एंडी को बताई हैं वह सारी सच हैं। टॉमी कहता है हाँ ये बिल्कुल सच है। इसके बाद वह टॉमी से कहता है कि क्या अगर तुम्हें कोर्ट में बुलाया जाए तो तुम कोर्ट में इस बात की गवाही दे सकते हो। तब टॉमी कहता है हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही वार्डन ऊपर गार्ड को इशारा करता है और वह गार्ड टॉमी को गोलियों से छलनी कर देता है। इसके बाद वार्डन एंडी के पास जाता है और उसे कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी इसलिए उसे गोली मार दी गई। लेकिन एंडी समझ जाता है कि टॉमी को क्यों मारा गया और एंडी मन ही मन सोचता है कि वार्डन बहुत ही घटिया इंसान है। एंडी वार्डन से कहता है कि
आज के बाद मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगा। तब वार्डन कहता है कि मेरा काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना मैं यह जेल तुम्हारे लिए नरक बना दूंगा। और जाते हुए वार्डन सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि उसे 1 और महीने के लिए काल कोठरी में रखो। काल कोठरी एक बहुत ही खौफनाक जगह थी जहाँ काले अंधेरों में कैदी को पूरे 1 महीने रहना पड़ता था। अब एंडी इस काल कोठरी में 1 महीना तो बिता चुका था, लेकिन अब उसे 1 और महीना उसी अंधेरे वाले छोटे से कमरे में बिताना पड़ेगा। बाहर पूरे जेल में यह खबर फैल जाती है कि एंडी उस गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं था। जेल के अंदर मौजूद सभी कैदियों को एंडी के लिए बहुत दुख होता है। अब काल कोठरी में पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे? रेड कहता है हाँ, लेकिन तब जब मैं बहुत बूढ़ा हो गया होऊंगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर मेक्सिको जाऊंगा। मेक्सिको में समुद्र किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि इंसान अपने आप को वहाँ खो देता है। मैं वहाँ अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, समुद्र किनारे अपनी नाव की रिपेयर करूंगा और वहाँ मुझे एक जोगाड़ी आदमी की जरूरत पड़ेगी जो मेरे लिए बाहर से सामान लाया करेगा। असल में वह रेड की तरफ इशारा कर रहा था। रेड ये सुनकर कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, ये इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा। मेक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। ये कहकर रेड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि वादा करो कि अगर तुम कभी यहाँ से रिहा हुए तो मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है हाँ, मैं जरूर करूंगा। तब एंडी रेड को एक एड्रेस बताता है और कहता है कि जब भी तुम यहाँ से छूट जाओ तो उस जगह जाना जहाँ एक बड़े मैदान के बीच एक खूबसूरत पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था। वह रेड से कहता है कि उसी पेड़ के नीचे एक दीवार के अंदर तुम्हें काले रंग का पत्थर मिलेगा जिसके नीचे मैंने एक बॉक्स छिपाया है, और जब भी तुम रिहा हो जाओगे तो वहां जाकर उस पत्थर के नीचे उस बॉक्स को देखना कि उसमें क्या है। यह कहकर एंडी वहां से चला जाता है और सीधा वार्डन के पास पहुंचता है। वह वार्डन का काम पूरा करके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में रखता है। डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद वार्डन एंडी को अपने कपड़े देता है। वह एंडी से कहता है कि मेरे कपड़े प्रेस करवा देना और मेरे जूतों को शीशे की तरह चमका देना। इसके बाद एंडी वापस अपने सेल में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेड आज रात बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे डर था कि एंडी कहीं खुद को मार न दे। इस तरह से रात गुजर जाती है और सुबह होती है। सुबह होते ही सभी कैदियों के सेल के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी कैदी बाहर आ जाते हैं, लेकिन एंडी सेल से बाहर नहीं आता। ये पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई कैदी सुबह अपने सेल से बाहर नहीं आया। तब रेड की नजर भी एंडी के सेल की तरफ होती है और रेड की परेशानी बढ़ती रहती है कि कहीं एंडी ने खुद को मार तो नहीं दिया। तभी एक गार्ड बहुत गुस्से में एंडी के सेल की तरफ जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर जब वह देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि अंदर सेल में कोई भी नहीं था और एंडी वहां से फरार हो चुका था। अब हम वार्डन को देखते हैं जो अपने जूते पहनने के लिए निकालता है, लेकिन उस बॉक्स में उसके नहीं बल्कि एंडी के पुराने जूते होते हैं। और तभी पूरे जेल में सायरन बजने लगता है और यह सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। वार्डन तेजी से एंडी के सेल में जाता है और वहां वह देखता है कि एंडी नहीं है। इसके बाद वह सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि जाओ और रेड को बुलाकर लाओ क्योंकि वह हमेशा एंडी के साथ रहता था। यहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि यह एंडी कहाँ है। रेड कहता है कि मुझे क्या पता। इस बात पर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है क्या वह कोई भूत था जो रातों रात यहाँ से गायब हो गया। गुस्से में वार्डन वहाँ पड़े पत्थर उठाता है और उनसे गार्ड्स और रेड को मारने लगता है और एक पत्थर वह उस पोस्टर पर भी मारता है जो दीवार पर लगा होता है, पर पत्थर टकराकर नीचे नहीं गिरता बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। और जब वार्डन उसके अंदर हाथ डालता है तो देखता है कि एंडी ने वहाँ एक बहुत बड़ी सुरंग बना रखी थी जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि यह दीवार बहुत मजबूत होती है। बिना मशीन के इस दीवार में सुरंग बनाना लगभग नामुमकिन था, पर एंडी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और यहाँ से फरार हो गया। इसके बाद सभी गार्ड्स वहाँ जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। वहाँ उन्हें एंडी के पुराने कपड़े और वह हथौड़ी मिलती है जो आज से 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगवाई थी। ये वही हथौड़ी होती है जिससे पिछले 20 सालों से एंडी अपनी सेल की दीवार में सुरंग बना रहा था। 20 सालों से एंडी ने यह काम इतनी बारीकी से किया कि किसी को पता तक नहीं चला। साथ ही दीवार से जो भी मिट्टी निकलती थी वह उसे अपनी जेब में रखकर ग्राउंड में बिखेर देता था। एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन के लिए काम किया था तो वह वार्डन के काले पैसों के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है और उसके पास जो उसकी बाइबल होती है वह उसे वार्डन की नजरों के सामने चालाकी से उसकी तिजोरी में रख देता है और एंडी वार्डन को ऐसे दिखाता है कि जैसे ये बाइबल नहीं बल्कि उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ ही वार्डन ने जो अपने कपड़े उसे प्रेस करने के लिए दिए थे, एंडी पहले वार्डन के कपड़ों को पहनता है और फिर उसके ऊपर अपने पुराने कपड़े पहन लेता है और वे जूते जो वार्डन ने उसे शीशे की तरह चमकाने के लिए दिए थे एंडी उन्हें पहनकर निकल जाता है। रात को जैसे ही सारी लाइट्स बंद होती हैं, एंडी अपने सेल में की गई सुरंग से बाहर निकलता है। इसके बाद वह एक गटर का पाइप तोड़ता है और उस पतले से गटर के पाइप में रेंगता हुआ उस जेल से फरार हो जाता है।
जाता है, जिससे आज तक कोई भी भाग नहीं सका था। हालांकि एंडी जिस गटर के पाइप से रेंगता हुआ बाहर निकला था वह लगभग 2 किलोमीटर लंबा था। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहां पर वार्डन का सारा ब्लैक पैसा होता है। ये पैसे एक ऐसे आदमी के नाम पर होते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। ये सारा डॉक्यूमेंट्स का खेल एंडी ने ही तो बनाया था और बैंक में उस अकाउंट के ओनर का जो सिग्नेचर था वह जेल से एंडी किया करता था। इसलिए एंडी को वार्डन का सारा पैसा निकालने में कोई मुश्किल नहीं होती। एंडी के पास उस आदमी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए एंडी बैंक्स में जाकर सारे पैसे निकाल लेता है और ये पैसे होते हैं $3,70,000। यानी कि एंडी न केवल आजाद हुआ बल्कि वह पैसों से माला माल भी हुआ। और यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी जिस दिन से उस जेल में एंटर हुआ था उसी दिन से वह इस काम की प्लानिंग कर रहा था। वार्डन ने एंडी के साथ जेल में बहुत बुरा सलूक किया था और उसने टॉमी को भी मार दिया था, इसलिए वह वार्डन के काले पैसों के सबूत मीडिया को देता है। अगली सुबह यह खबर न्यूज़पेपर में छप जाती है और जब वार्डन तिजोरी खोलकर देखता है तो उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि बाइबल होती है। बाइबल के पहले पेज पर एंडी ने लिखा होता है कि तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। और जब वार्डन पेज पलटता है तो वह देखता है कि वहां पर हथौड़ी का एक निशान होता है। दरअसल एंडी ने बाइबल के पेजेस को हथौड़ी की शेप में काटकर एक सांचा बनाया हुआ था जिसके अंदर वह अपनी हथौड़ी छिपाया करता था। और आज से 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी की सेल में गया था और उसने एंडी की बाइबल उसके हाथ से लेकर वापस उसे लौटा दी थी, उस समय भी वह हथौड़ी उसी बाइबल के अंदर थी। यह देखकर वार्डन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। दूसरी तरफ वार्डन के काले पैसों की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी, इसलिए जेल के बाहर रिपोर्टर्स और पुलिस वार्डन को गिरफ्तार करने के लिए आ रही होती है। और इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती, वार्डन अपने आप को गोली मार देता है। कुछ समय बीतने के बाद एंडी के दोस्त रेड की सजा भी माफ कर दी जाती है और उसे गवर्नमेंट की तरफ से एक नौकरी भी दिलाई जाती है। पर बाहर की दुनिया में रेड का दिल बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में गुजारे थे। रेड भी उसी कमरे में रहता है जहां पर ब्रुक्स रहा करता था और रेड भी अपनी जान देना चाहता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसने एंडी से वादा किया था। इसके बाद वह उस जगह के लिए गाड़ी में रवाना हो जाता है और वह उस बड़े घास के मैदान में जाता है जहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, साथ ही पत्थरों की दीवार भी होती है। उस दीवार पर एक काले रंग का पत्थर होता है और जब वह उस पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक लेटर होता है। ये लेटर एंडी का होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि एंडी रेड का उसी जगह पर इंतजार कर रहा है जिस जगह के बारे में एंडी ने रेड को जेल में बताया था। उसके आगे एंडी ने लिखा होता है कि उम्मीद अच्छी चीज होती है। इसके बाद रेड उस जगह पहुंच जाता है और जब वह समुद्र किनारे जाता है तो वो देखता है कि एंडी नाव में बैठकर अपनी नाव ठीक कर रहा है। यह जगह, यह सब कुछ एंडी का वह सपना होता है जो उसने जेल में रेड से शेयर किया था और रेड ने कहा था कि उम्मीद अच्छी नहीं होती। इसके बाद यह दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।